हिंदुत्व की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी है उसका उद्देश्य है समाज को बांटना। आपको ये नहीं मालूम है क्या कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसकी संविधान अनुमति नहीं देती है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो बार बार उसका जो कॉल प्रधानमंत्री तो बोलते हैं जब बजरंग बली को बटन दबाओ। नहीं, तो उनको जवाब मिला ना, आम जनता ने दिया उनको जवाब। जो भी समता आज है और खासकर ओबीसी की गिनती जिसकी नहीं होती है, आप देखें एससी की गिनती होती है, एसटी की गिनती होती है, रिलीजियस आधार पर गिनती होती है, तो ये जो गिनती होती है और उसके आधार पर कदम भी उठाए जाते हैं, तो उनके अनुपात में कदम उठाना, नीतिगत फैसले लेना संभव है। लेकिन जो 50-52% की आबादी है उसकी गिनती अगर किया जाए तो जातिवाद हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि ऊंच नीच की अब कहीं मामला नहीं है, सब बराबर हो गया। आप जरा बताइए कि किस तरीके से अभी भी समाज में है क्या ये चीज़? आप देखिए, एकदम ताज़ा तरीन घटना देखे होंगे मध्य प्रदेश का, जो हाँ, तो जब इस तरह की घटनाएं 70 साल के बाद हो रही हैं, लोगों की मानसिकता अभी भी वो बनी हुई है। ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ये एकदम आइडियलिस्ट या आदर्शवादी सोच है। गोपीनाथ मुंडे मांग कर रहे थे कि 2011 में जातिगत जनगणना नहीं होगा तो पिछड़ों के साथ अन्याय अगले 10 साल तक टल जाएगा, इसलिए तुरंत होना चाहिए। जो संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ उसमें भी भाजपा थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। 2018 में गृह मंत्री सदन के पटल पे बोलते हैं कि 2021 में गणना होगी। ऐसा क्या कारण होता है कि 2020-21 आते आते उनके अपने गृह राज्य मंत्री आकर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो ये जो दोहरापन है, दोहरा चरित्र है कि राज्य में कुछ और केंद्र में कुछ, तो संविधान भी कहता है कि समानता की बात समान लोगों के साथ की जानी चाहिए। जब समाज की स्थिति ही असमान है तो उनके साथ ट्रीटमेंट भी असमान होगा। और यही कारण है कि सकारात्मक पहल या जिसको आप रिजर्वेशन के रूप में देखते हैं, वो केवल किसी को नौकरी देने का माध्यम नहीं है, वो समाज के विकास का माध्यम है। बिहार में हो रहा जातिगत गणना को फिलहाल रोक दिया गया है। अब जातिगत गणना कब होगा और क्यों जरूरी है, ये समझाने के लिए हमारे साथ में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों जरूरी था और सरकार ने जो कोर्ट ने जिस तरीके से रोका, कुछ लोग कोर्ट पहुंचे थे, तो सही है, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी, सब चीज़ों पर बात करेंगे इनसे। सर, कितना ज़रूरी है जातिगत गणना और जो रोका हुआ है क्या होगा या नहीं होगा? देखिए, जातिगत जनगणना की मांग और चर्चा और उसका उद्देश्य पर जितनी भी चर्चा हुई है, ये केवल आज की चर्चा नहीं है। आप प्रथम पिछड़ा आयोग से लेकर काका कालेलकर आयोग से लेकर मंडल आयोग को देखें या बिहार के संदर्भ में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को देखें, तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जिसके विषय में हम रिपोर्ट देना चाहते हैं, अनुशंसा करना चाहते हैं, अगर उसके आंकड़े होते तो रिपोर्ट भी बेहतर होता। रिपोर्ट देने में हमें आसानी होती कि उनकी संख्या क्या है। संख्या जानना कोई अपराध नहीं है। अगर हम उसके विषय में कुछ कदम उठाना चाहते हैं सरकार की तरफ से उनके सर्वांगीण विकास के लिए, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है कि जिस मंत्रालय को आप पैसा देते हैं, समाज कल्याण मंत्रालय को, उस समाज में कितने लोग हैं, किनकी विकास करनी है, अगर जानकारी होगा तो उसके आधार में, नहीं तो जो बजटली एलोकेशन होता है उसमें भी सवाल उठाया जा सकता है कि हमने किन आधार पर ये किया है। तो जो जातिगत आंकड़ों की बात की जाती है, वो तो यह एक बात तो स्पष्ट है ना कि हम उसके विकास के लिए चिंतित हैं, और वो लोग उनकी सर्वांगीण विकास इसलिए ज़रूरी है कि देश और समाज का विकास उन्हीं से संभव है। जो लगभग 60%, 55-60% लोग हैं जिनका विकास करना है, उनके विषय में जानकारी लेना तो आवश्यक है। तभी तो आप सरकारी नीतियों को, कल्याणकारी नीतियों को एक अंतिम और अच्छा रूप दे सकते हैं। लेकिन कुछ नेता हैं बीजेपी से, वो कहते हैं कि अगर होगी तो जातीय उन्माद फैलेगा, विकास करना है तो सामूहिक कीजिए, जाति में बांट कर क्या विकास करना है? देखिए, उन्हें पता नहीं, उन्हें मालूम है कि नहीं, ये जानबूझ के ऐसी बात करते हैं। समाज में जो विषमता है जिसकी हम बात करते हैं, तो संविधान भी कहता है कि समानता की बात समान लोगों के साथ की जानी चाहिए। जब समाज की स्थिति ही असमान है तो उनके साथ ट्रीटमेंट भी असमान होगा। और यही कारण है कि सकारात्मक पहल या जिसको आप रिजर्वेशन के रूप में देखते हैं, वो केवल किसी को नौकरी देने का माध्यम नहीं है, वो समाज के विकास का माध्यम है और वह मुख्य धारा में लाने का सवाल है, वो सिर्फ नौकरी देने का नहीं है। दुर्भाग्य से बीजेपी के लोग या जो संघ के आइडियोलॉजी से जो प्रभावित हैं, उन लोगों का मानना है कि हम उसके सामाजिक पहचान जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अगर ध्यान से देखें तो समाज का जो पहला पहचान वो सामाजिक है, फिर राजनीतिक है, फिर आर्थिक है, फिर सांस्कृतिक है, ये सारे जो पहचान हैं, तो अगर उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहचान जो कि सामाजिक है, जब
लोहिया जी बोल रहे थे कि समाज में जो विषमता है उसको दूर किया जाना चाहिए और उसमें बेटी और रोटी के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। एक चीज़ तो जरा आप स्पष्ट रूप से समझा दीजिए लोगों को कि लोग बोलते हैं कि ऊंच नीच की अब कहीं मामला नहीं है, सब बराबर हो गया। आप जरा बताइए कि किस तरीके से अभी भी समाज में है क्या ये चीज़? आप देखिए एकदम ताज़ा तरीन घटना देखे होंगे मध्य प्रदेश का जो छतरपुर, हाँ। तो जब इस तरह की घटनाएं 70 साल के बाद हो रही हैं, लोगों की मानसिकता अभी भी वो बनी हुई है। ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ये एकदम आइडियलिस्ट या आदर्शवादी सोच है और नहीं होना चाहिए। हम तो सबसे पहले मांग करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ सदियों से चला आ रहा है उसको मिटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, सामाजिक सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन जो विषमता आज है और ख़ासकर ओबीसी की गिनती जिसकी नहीं होती है, आप देखें एससी की गिनती होती है, एसटी की गिनती होती है, रिलीजियस आधार पर गिनती होती है। तो ये जो गिनती होती है और उसके आधार पर कदम भी उठाए जाते हैं, तो उनके अनुपात में कदम उठाना, नीतिगत फैसले लेना संभव है। लेकिन जो 50-52% की आबादी है उसकी गिनती अगर किया जाए तो जातिवाद हो जाएगा। सबको जानने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक वर्ग जिसके विषय में संविधान ने यह बात कहा है और उसी के आधार पे 1953 में काका कालेलकर आयोग गठन किया गया, प्रथम पिछड़ा आयोग गठन किया गया कि उसकी पहले पहचान हो कि ये लोग कौन हैं और उन पर क्या किया जाए। जो 52% की बात कर रहे हैं, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि जातिगत गणना हो, अति पिछड़ा समाज ज़्यादा बैकवर्ड है उसको आगे लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि दलितों की तो गिनती होती रही है देश में समय समय पर, स्वर्ण कितने भी सबको लगभग पता है। पिछड़ा अति पिछड़ा इससे, हाँ, उसके आंकड़े नहीं हैं और आंकड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कहा गया संविधान सभा में भी कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है कि इसको पहचान कर राज्य और केंद्र सरकार इसके उत्थान के लिए, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए कदम उठा सकती है। तो उसके लिए तो पहला कदम है कि उनकी गिनती हो, उनके आंकड़े हों। अब आप आंकड़ों को राजनीति से जोड़ते हैं तो वो तो 1931 के बाद जो जातिगत आंकड़े पहले और जिसको रेफरेंस माना जाता है, सारा सामाजिक अध्ययन इस देश में उन आंकड़ों का इस्तेमाल करता है। जितने भी कास्ट बेस्ड स्टडी हैं उनको मालूम है कि जो आंकड़े हैं उसके एक्स्ट्रापोलेशन पे जाकर उसी आधार पे बात करते हैं। आपके पास हैं, फिर कोर्ट में आप लोग क्यों कमजोर पड़ जा रहे हैं? कोर्ट में आप लोगों को झटका लग जा रहा है, वहाँ से रोक दिया जा रहा है? नहीं, देखिए है तो मजबूती से रखिए। देखिए माननीय कोर्ट का जो भी उसमें हस्तक्षेप आया उसको सरकार अध्ययन कर लिया, उस पर जो क्लैरिफिकेशन है या उस पर बात अपनी रखेगी। लेकिन जो कास्ट बेस्ड सेंसस है बिहार ने पहली बार नहीं करा है, इसके पहले कई सारे राज्य करा चुके हैं। और अगर सेंसस जो होता है और उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस कुछ संदर्भ में होता है तो इस संदर्भ में क्यों नहीं हो? इसका उद्देश्य चूँकि विकास से जुड़ा हुआ है, जो आमूल चूक परिवर्तन है सामाजिक स्थिति में उससे जुड़ा हुआ है। और आंकड़े इसमें क्या गिन रहे हैं कि विकास हो जाएगा? आपको जातिगत गणना में क्या गिनिएगा? देखिए इसमें पहले भी ये जिस भारतीय जनता पार्टी का इसमें आरोप है या जिसका विरोध करती है, इनको अपने इतिहास में जाकर, तुरंत का इतिहास पहले से तो ये रहे ही हैं, 2020, 2010 और 11 का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको देखना चाहिए कि जब गोपीनाथ मुंडे मांग कर रहे थे कि 2011 में जातिगत जनगणना नहीं होगा तो पिछड़ों के साथ अन्याय अगले 10 साल तक टल जाएगा, इसलिए तुरंत होना चाहिए। जो संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ उसमें भी भाजपा थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। 2018 में गृह मंत्री सदन के पटल पे बोलते हैं कि 2021 में गणना होगी। ऐसा क्या कारण होता है कि 2020-21 आते आते उनके अपने गृह राज्य मंत्री आकर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, संभव नहीं है? तो क्या वो बात जो कह रहे थे 10-11 में वो झूठ था? या अगर तत्काल में भी देखें तो बिहार में भाजपा की जो इकाई है वो कहती है कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये तो सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है ना। और यहाँ तक कि जो शिष्टमंडल यहाँ से गई प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, यह आग्रह करने के लिए देश स्तर पर इसका होना चाहिए, उसमें भी भाजपा गई थी। तो ये जो दोहरापन है, दोहरा चरित्र है कि राज्य में कुछ और केंद्र में कुछ, जिस राष्ट्रीय पार्टी का राज्य इकाई कहता है कि बिहार में होना चाहिए, देश में क्यों नहीं होना चाहिए? अगली अगर सुनवाई होगी तो उसमें क्या आप लोग मजबूत हो गए हैं, इतना मजबूत कि इसको करवाने में? देखिए दो चीज़ अलग अलग है। उसके जो व्यवहारिक पक्ष है कि ये होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है और इस पर कोई कोर्ट ने भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि इससे जातिगत राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, इसमें जातिगत उन्माद होगा, ये उसने कहीं नहीं बोला है। लेकिन जो आपने कहा कि हम इन डाटा को सार्वजनिक नहीं करेंगे, पार्टियों को देंगे, तो इस पे तो आपत्ति थी ना? नहीं, देखिए तो आपत्ति करके आप डाटा पार्टियों को क्यों देंगे, राजनीतिक दलों को? नहीं, देखिए जो आंकड़े निर्माण किए जाते हैं और उन आंकड़ों को कैसे रखना है, अभी तो हो ही रहा था। मई के अंत तक
उसको करने का था। और ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि बिहार एक ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो बेस बनेगा केंद्र सरकार के लिए कि ऐसे आंकड़े होने चाहिए। बहुत सारा काम बिहार में होते रहा। बिहार को आपको मालूम है कि बिहार में जो भी राजनीति होती है वह परिवर्तन का संदेश पूरा देश स्तर पर जाता है। ये आज की बात नहीं है, वो चाहे 77 का मामला हो, चाहे 1990 मंडल कमीशन लागू हुआ, या मंदिर के खिलाफ में या हिंदुत्व के खिलाफ में जो बिहार आज तक खड़ा है, जिसको कम्युनलाइज करने का प्रयास बार बार किया जाता है, कभी किसी संगठन के द्वारा, कभी किसी और माध्यम से किया जाता है, उसमें बिहार अभी तक भारतीय जनता के पास हिंदुत्व के खिलाफ आप लोग कहाँ हैं? नहीं। हिंदुत्व के देखिए, हिंदुत्व की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी है उसका उद्देश्य है समाज को बांटना। आपको ये नहीं मालूम है क्या कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसकी संविधान अनुमति नहीं देती है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो बार बार उसका जो कॉल है, प्रधानमंत्री तो बोलते हैं जब बजरंग बली को बटन दबाओ। नहीं तो उनको जवाब मिला ना, आम जनता ने दिया उनको जवाब। अगर आप कहीं भी कपड़ों के रंग से देखते हैं समाज को, या कहीं भी आप जो किसी धार्मिक संकेत का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जवाब देने का तो है ही, लेकिन ये भी उसके साथ ज़रूरी है कहना कि यह संविधान विरोधी प्रयास है, जो कि दल के स्तर पे, उनके साथ जो संगठन खड़ी है वो स्तर पे, या उनके एक एक नेता, बिहार में ही क्यों नहीं हो, बिहार में तो ऐसे कई नेता हैं जो लगता है कि उसी कार्य पे उनको रखा गया है। जब भी हिंदू मुस्लिम करना हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना हो, वही बात करते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं। और वो उनके प्रतिष्ठित होने का मापदंड है भारतीय जनता पार्टी में। जितना विवादित बयान देंगे उन्हीं के आधार पे उनका जो इंडिकेटर है। आपके तरफ भी कुछ लोग हैं जो बैलेंस कर देते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ बोल देते हैं। देखिए, हम लोग हिंदू के खिलाफ, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि विवादित राम को लेकर के कई विवादित बयान दिए। नहीं, उन्होंने जो अयोध्या में नहीं, उन्होंने जो बात कही वो एक परिप्रेक्ष्य में कहा कि यह भारत जो है वो सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल अगर एक धर्म को लेकर खासकर राजनीति करता है तो उसका मुखालफत तो हम लोग सब करते हैं। चलिए, तो आप लोग हर शर्त पर जातिगत गणना कराएंगे? बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ नवल किशोर जी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजद के। इनसे बात हुई है जातिगत गणना क्यों जरूरी है इस समय, और इसके क्या तथ्य होंगे, क्यों कोर्ट में मामला टल गया, तमाम चीज़ों पर लंबी चर्चा हुई है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।